मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे आज बीपीएससी टीआरई 4, तो बिहार माध्यमिक शिक्षक का क्लास 9-10 के जो एसएसटी का हम लोग जो 4 पेपर होते हैं उसी में से एक पेपर का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है, इसी से हम आप लोग को दे रहे हैं। देखिएगा इसमें चारों सेक्टर आप लोग को दिख रहे होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका ये पॉलिटी और ये इकोनॉमिक्स है। तो सबका वीडियो कब कौन सा वीडियो रिलीज होता है इन सबका हमने टाइम बता चुका है। हिस्ट्री कितने बजे, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी कितने बजे देते हैं, तो सभी सेट का मेरा अलग अलग टाइम दिया हुआ है और सब वीडियो अलग अलग टाइम में रिलीज करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। देखिएगा यहाँ कंटेंट्स में दिया हुआ है जो प्रैक्टिस सेट है आपका, टेस्ट सीरीज, सारे टेस्ट सीरीज का यहाँ कंटेंट आपका दिया हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो ये सारे आपके कितने टोटल 13 टेस्ट सीरीज हैं। 13 टेस्ट सीरीज में हम आप देख चुके हैं कि हर सब्जेक्ट का आपका जो है कितना टेस्ट सीरीज होगा, तो 13 होगा। ठीक है, हर सारे सब्जेक्ट का 13 होगा, यानी 13 इकोनॉमिक्स होगा, 13 पॉलिटी होगा, 13 हिस्ट्री और 13 ज्योग्राफी होगा। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी अपना सबका अपना अपना प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये इकोनॉमिक्स का आज हम प्रैक्टिस सेट 3 की बात करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3 की बात करेंगे। तो क्लास 9th और क्लास 10th का जो छात्र एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफी है। तो देखिएगा, प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर सक्सेस, यानी कि आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम रोज प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे रहे हैं। हाँ, दूसरी बात क्या, सबसे इम्पोर्टेंट कि आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि आप लोग को कैसा लगा, क्या अगर डेली आप लोग को चाहिए या आप लोग को वीक में 3 या फिर 1 डे अल्टरनेटिव डे में चाहिए, तो ये अपना फीडबैक जरूर देंगे। उसके अलावा भी आपको कोई फीडबैक अपना देना है, यानी कोई अपना ओपिनियन देना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहली बात क्या है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब करें। क्यों कहने का रीजन क्या है कि लाइव आने का एक मोटिव है मेरा कि मैं लाइव आकर आप लोगों को क्लास दूं। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। मेरा आज का पहला क्वेश्चन, आज हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स का ये मेरा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं, आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे रहे हैं। तो चलिए तीसरा प्रैक्टिस सेट में मेरा हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आपका कह रहा है MDG यानी मैनुअल डाटा ग्राफिक्स क्या है आपका, सुमेलित नहीं है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अगर 15 अप्रैल को आपसे पूछे तो विश्व कला दिवस मनाया जाता है, क्या मतलब है, विश्व कला दिवस। ठीक है, कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। और 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो एकल जागरूकता दिवस। 15 फरवरी को मतलब एकल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 113 नंबर। 113 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान देता है। कौन सबसे अधिक योगदान देता है, तो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र होता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 114 नंबर। देखिए यहाँ प्रैक्टिस सेट सीरीज दिया हुआ है। बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हो, तो बंद अर्थव्यवस्था से आयात निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 115 नंबर है। थोड़ा छोटा कर ले, दिखना भी तो चाहिए ना। वशिष्ठ अर्थव्यवस्था को डैश भी कहा जाता है। वशिष्ठ अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, बता सकते हैं, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो बोलते हैं इसको मूल्य सिद्धांत। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहा जाता है, भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार ने संसद का कौन सा अधिनियम निर्धारित किया है? कौन सा अधिनियम निर्धारित किया है? तो सही हो जाएगा FRBM एक्ट, FRBM एक्ट। तो मेरा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 117 नंबर का रहा है, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह रॉटरडैम का बंदरगाह, रॉटरडैम का बंदरगाह। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 118 नंबर है। इसमें तो पहले बात तो आपको जो है ऑप्शन देखना होगा, फिर उसके बाद उसे चुनना होगा। चलिए हम लोग पहले इतना ही देखते हैं, फिर आगे की तरफ आंसर को आगे की तरफ देखेंगे। तो 118 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन यानी PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कथनों पर विचार करना है। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करता है। इस योजना में आवेदकों की दो श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। यह योजना पत्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 8% औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में पहला लैपटॉप, दूसरा टैबलेट, तीसरा ऑल इन वन PC सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म्स फैक्टर USFF शामिल होंगे। तो कह रहा है इनमें से कौन सा आपका, इस चारों जो आप देख लिए, तो इस चारों में से कौन सा आपका आंसर होगा? तो इस चारों में से आपका आंसर जो होगा, एक पहला नंबर होगा और एक दूसरा नंबर होगा, यानी 1 और 4 होगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 4 नंबर। आप वीडियो को फिर से बैक करके फिर से इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा है 119 नंबर। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो मूल्य ह्रास कहा जाता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर की तरफ चलते हैं। 120 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोना और डैश में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये कौन सा है? पहला स्टॉक चांदी हो जाएगा मेरा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 121 नंबर। 121 नंबर क्वेश्चन करा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना? तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म, इसको अगर पूछा जाए तो WTO। WTO का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछता है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय उरुग्वे में है, ठीक है। सॉरी, इसका मुख्यालय जो है आपका जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ आपको इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय आपको जेनेवा में है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, IMO का विस्तृत रूप क्या है? यानी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है IMO का फुल फॉर्म आप बताएं क्या है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखिएगा। होगा क्या इसका? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 123 नंबर का रहा, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट डैश में स्थित है। तो नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा सूरत, ऑप्शन ए। कहाँ है सूरत? गुजरात में, भारत में। ठीक है, तो कैसे भी हीरो के कारोबार के लिए गुजरात जो है भारत का। आइए 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 24 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसका बनाएंगे हम लोग आंसर को। तो चलिए आंसर पढ़ने के लिए थोड़ा सा और 124 नंबर मेरा क्वेश्चन है। चलिए, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामित्व योजना के संबंध में कथन पर विचार करना है। ठीक है, तो स्वामित्व योजना करा यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने में योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण वस्तु आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए सुधारक पहल प्रदान करती है। ये बताना है कि ये जो है ये स्वामित्व योजना के संबंध में कौन सा कथन ये सही है। तो ये आपका हो जाएगा। आइए हम लोग चलते पहले आंसर की तरफ, कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो इसमें से 1 और 3 आपका सही है। सही उत्तर आपका ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 125 नंबर। 125 नंबर है, किसी भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर पे चलते हैं। 126 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, डैश वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्य और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक के लिए वृक्ष उगाते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कृषि वानिकी। इसे कहते हैं कृषि वानिकी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहा जाता है 127 नंबर, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारक क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारक क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 128 में मेरा क्वेश्चन करा, विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है। डोनट मॉडल है, विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विकास के केंद्र के रूप में विकल्पित करता है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन इसका चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा कह रहा है, यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोगों और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 129 नंबर। 129 में मेरा क्वेश्चन है, विभेदकारी एकाधिकारी के साम्य के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो ये आपका जो हो जाएगा MR1 = MR2 = MC। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 130 नंबर। इसमें से आपको सही कथन बता देना है कि कौन सा आपका सही है, कौन कथन सत्य है। तो एकाधिकार में यानी बाजार जब एकाधिकार होता है, एकाधिरात्मकता होती है, यानी बाजार में जब आप अकेले होते हैं, आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है, तब की बात पूछ रहा है। तब क्या हो जाएगा, AR क्या होगा, बड़ा होगा किससे, MR से। AR बड़ा है MR से। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 131 नंबर है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्म क्या है, कीमत स्वीकार होते हैं। कीमत स्वीकार
होते हैं। सही उत्तर मेरा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए हो गया। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर। 132 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक ही वस्तु को जिसका उत्पादन एक ही उत्पादक द्वारा किया जाता है, भिन्न भिन्न क्रेताओं के हाथ विभिन्न कीमतों पर बेचने की प्रक्रिया को कीमत विभेद कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा आखिर किसने दी? तो यह परिभाषा जो है श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने दी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर। 133 में क्वेश्चन करा, आसमान प्रतिफल नियम लागू होता है, ये कब लागू होता है? हरासमान प्रतिफल नियम लागू, तो ये मेरा लागू होगा केवल उद्योग में, केवल कृषि में, एक सीमा के बाद प्रत्येक आर्थिक क्रिया पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मेरे प्यारे छात्रों फटाफट आंसर आप बताएं क्या होगा इसका। इसका होगा एक सीमा के बाद प्रत्येक आर्थिक क्रिया पर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ये अगले प्रश्न 134 नंबर की तरफ चलते हैं। 134 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? मुद्रा स्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, उच्च मुद्रास्फीति दबाव, या दूसरा औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। तो इन चारों में से क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो इन चारों में से आपको क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। चारों में से 1 2 3 4, ये चारों का चारों होगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ये चारों मेरा क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 135 नंबर। 135 में क्वेश्चन करा, पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादन उपज की मांग क्या होगा? उत्पादन उपज की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। क्या होती है? पूर्णतः लोचदार होती है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर। राष्ट्रीय लाभांश समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है, जिससे मुद्रा में मापा जा सकता है। राष्ट्रीय आय की इस परिभाषा को किसने दिया? राष्ट्रीय आय की इस परिभाषा को किसने दिया? तो इस परिभाषा को किसने दिया, जल्दी बताइए कमेंट में। इस परिभाषा को पीगू ने दिया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों 137 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, राष्ट्रीय आय का प्रतिनिधित्व कौन सा सूत्र करता है? राष्ट्रीय आय का प्रतिनिधित्व कौन सा सूत्र करता है? तो देखिएगा इसका जो है ए वाई इक्वल टू, देखिए इसका फुल फॉर्म मैं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फुल फॉर्म बता दूंगा। सी मतलब क्या होता है? उपयोग होता है, यानी उपयोग आप कर ले, उपभोग कर ले किसी चीज को, ठीक है, उपयोग उपभोग होगा, ठीक है। आई का मतलब निवेश होता है, ठीक है, आई का मतलब निवेश हो जाएगा आपका। और जी का मतलब ये सरकारी व्यय होता है, ठीक है, जी का मतलब सरकारी व्यय हो गया। और एक्स माइनस एम का मतलब होता है शुद्ध निर्यात, एक्स माइनस एम का मतलब शुद्ध निर्यात। तो पहला आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। दूसरा आपका y इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी, अभी सी बता चुके हैं। एस का मतलब क्या हो जाएगा जान लीजिए, एस का मतलब बचत होता है, सेविंग, और टी का मतलब टैक्स होता है। और ए और बी आपका दोनों सही है। जब एक से ज्यादा आंसर सही हो तो कौन सा उत्तर मारते हैं? उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में दीर्घकाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए जबकि फर्म केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर रही है? फर्म केवल क्या प्राप्त कर रही है? सामान्य लाभ प्राप्त कर रही है। तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू ए सी टी।
सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 139 नंबर 139 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन आपका गलत बता रहा है? तो कह रहा है दोनों सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों के लिए फंडिंग एजेंसियां, दोनों सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों के लिए फंडिंग एजेंसियां। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। 140 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं है, वस्तुएं एक रूप नहीं है और क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार में पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है या क्या करना चाहिए? जल्दी बताइए। ऐसी स्थिति में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति यानी मार्केट में सिर्फ मैं हूँ, यही लोगों की भावना आ जाती है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन, डेटा अधिग्रहण में त्रुटियां उत्पन्न हो सकती है, त्रुटियां उत्पन्न हो सकती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है गैर नमूनाकरण त्रुटि। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 142 नंबर, पहले हम इसको पढ़ लेंगे फिर नीचे की तरफ का आंसर देखेंगे। आइए, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से जो भी कथन उस पर आपको डिस्कशन करने के लिए कह रहा है, तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहले, महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। हाँ, ये आपका सही है, केवल आपका एक नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, दूसरा और तीसरा क्या सही नहीं है? ये वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पादन में 7.5% हो गया, नहीं, ये गलत हो जाएगा और तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो सिर्फ पहला ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 143 नंबर, एक वर्गीकरण में समय वर्गीकरण 4 बन जाता है और डेटा को समय के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, तो कहलाता है, क्या कहलाता है? यह अस्थायी वर्गीकरण कहलाता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 144 पे आते हैं। 144 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी उस बाजार में अपनी वस्तु की कीमत कम रखेगा जहां पर वस्तु की मांग की लोच होगी। तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा अधिक हो जाएगा, वस्तु की मांग की लोच अधिक होगी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 145 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, कीमत विभेद संभव है वस्तुओं के स्वभाव के कारण, विशिष्ट उपभोक्ताओं के कारण, कानूनी स्वीकृति के कारण, उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर मेरा हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 146 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है या करती है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? चलिएगा हम लोग पहले इसको देख ले। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। दूसरा, महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इससे तेजी या बढ़ोतरी हुई है। या चौथा क्वेश्चन का है, कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 146 का। देखिएगा, इसमें से दूसरा और आपका चौथा सही होगा। दूसरा चौथा कौन किसमें मिल रहा है आपका? तो दूसरा और चौथा आपका ऑप्शन सी में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है आपका? ऑप्शन सी। तो ये सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर, वित्तीय वर्ष 2023 में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह घटकर डैश बिलियन हो गया, जो वित्तीय वर्ष 22 में डैश बिलियन था। 22 में कितना था जो घट के कितना हो गया? देखिएगा,
तो हो जाएगा देखिएगा तो घटकर कितना बिलियन हो गया, यहाँ बिलियन में पूछ रहा है, तो 28 बिलियन डॉलर, 28 बिलियन डॉलर है, ठीक है, जो कहाँ था 23 में था, ठीक है, सॉरी, जो प्रत्यक्ष अंतर्निवाह घटकर कितना हो गया, तो 28 बिलियन डॉलर हो गया, घट के हो गया। तो पूछा था 22 में कितना था, तो 22 में 38.6 बिलियन डॉलर था, 38.6 बिलियन डॉलर था, वो कब था, तो वो 22 में था, लेकिन घट के 23 में क्या हो गया, 28, यानी 10.6 घट गया। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी आएगा, डी इज राइट, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा करा है 148 नंबर। 50-51 में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? 50 और 51 में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो हमारे उत्पादन 2.3 हजार मेगावाट। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 149 नंबर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सही कथन बताना है। स्तंभ का 10 बराबर भागों में विभाजित दशमक कहलाता है। स्तंभ का 10 बराबर भागों में विभाजित दशमक कहलाता है। यही आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 150 नंबर। भारत का करंट अकाउंट डिफिसिट 2023 के जनवरी मार्च क्वार्टर में कम हुआ तो क्या हो जाएगा? 1.3 बिलियन डॉलर या 2% जीडीपी का। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, तो इसी के साथ ये पूरा 150 क्वेश्चन, सॉरी इसी के साथ ये पूरा 40 क्वेश्चन का ये सेट मेरा खत्म होता है इकोनॉमिक्स का। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहें। अपना ओपिनियन हमको जरूर शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले। हर सब्जेक्ट का आपको इसमें देंगे, आपका 13 प्रैक्टिस सेट देंगे। ये रुक्मणी प्रकाशन का है। इसको खत्म होने के बाद फिर दूसरा देंगे। आप लोग को लगातार एग्जाम तक देते रहेंगे, रुकना नहीं है। चलिए इस बार नौकरी ले लेनी है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।